नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक ऐसा देश जहां राजा को सिर्फ राजा नहीं, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। एक ऐसा देश जहां दुनिया का इकलौता हिंदू किंगडम था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जंगलों में बंदूक उठ गई, पहाड़ों में लड़ाई शुरू हो गई, सरकार कमजोर पड़ने लगी और देखते ही देखते 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। लेकिन सवाल है, नेपाल आखिर क्यों टूटा? नेपाल आखिर क्यों बिखर गया? क्या सिर्फ गरीबी इसकी वजह थी? क्या डेमोक्रेसी फेल हो गई थी? क्या नेताओं ने खुद देश को इस हालत में पहुंचाया था? क्या इंडिया का कोई रोल था? और क्या चाइना चुपचाप इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था? सबसे बड़ा सवाल, मॉइस्ट रिवॉल्यूशन ने नेपाल को बदला या बर्बाद कर दिया? आज हम नेपाल की उसी कहानी को समझेंगे जिसने सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि साउथ एशिया के पॉलिटिक्स बदल दी। लेकिन कहानी शुरू होती है 1990 के नेपाल से, और यहीं से हम कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। नेपाल में राजशाही कैसे गई, फिर माओइस्ट कैसे आए, और फिर 2026 में बालेन सरकार कैसे आए, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप जेनजी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ होगा तब आपके देश में जो है वो सब कुछ अच्छा नहीं था, सब कुछ सही नहीं था, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, 1996 में नेपाल में क्या हुआ, बंदूकें क्यों उठी, नेपाल की माओवादी क्रांति क्या है। जेनजी अवश्य देखें ये वीडियो। 1996 से 2001 किंग वीरेंद्र का, और 2001 से 2008 किंग ज्ञानेंद्र का ये पूरा शासन है, और उसके बाद सब कुछ जो है बदल गया। साथियों, इस टॉपिक को जो हम शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले 1990 में चलना होगा। 1990 डेमोक्रेसी फेल्योर के ऊपर बात करना होगा, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 1990 से पहले नेपाल में सीधी बात थी कि राजा ही सब कुछ था, लगभग सारी पावर राजतंत्र के हाथ में थी। लेकिन फिर आया 1990 का जन आंदोलन, लोग सड़कों पे उतर गए, मांग थी डेमोक्रेसी चाहिए। दबाव इतना बढ़ा कि राजा वीरेंद्र को आखिरकार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी माननी पड़ी। अब लगा नेपाल बदल जाएगा। इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज आई, नए उम्मीद पैदा हुई, और ऐसा लग रहा था कि अब नेपाल भी मॉडर्न डेमोक्रेसी बनने जा रहा है। लेकिन यही कहानी पलट गई। डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन गवर्नेंस नहीं आई। सरकारें बार बार गिरने लगी, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी। काठमांडू में नेता पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन गांव में लोगों की जिंदगी वैसे के वैसे ही बने रही। अब नेपाल को समझिए। नेपाल को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे साथियों, तो नेपाल पहाड़, दूर दराज, गांव, कमजोर रोड, और कई जगहों पर तो गवर्नमेंट नाम की चीज ही नहीं। ना स्कूल, ना अस्पताल, ना जॉब, ना बेसिक डेवलपमेंट। ऊपर से गरीबी, जमीन की असमानता और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। गरीब किसान परेशान थे वहां। दलित और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को लगने लगा कि यह सिस्टम हमारे लिए बना ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की, और एक नई सोच की एंट्री यहां से होती है, जिसको कि हम माओइज्म कहते हैं, जो कि माओइज्म का समय था। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कहती थी कि सिस्टम बदलना है तो रिवॉल्यूशन लाओ। पावर बंदूक की नली से निकलती है, और धीरे धीरे नेपाल में एक ग्रुप जो है वो मजबूत होने लगा, जिसका नेता था पुष्प कमल दहल। दुनिया जिसे प्रचंडा के नाम से जानती थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि 1996 में नेपाल प्रवेश करने वाला था एक खूनी संघर्ष में, पीपल्स वॉर। 1996 मॉइस्ट रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, और मॉइस्ट रिवॉल्यूशन ने पूरे नेपाल को जो है वो पूरी तरह से बदल दिया। पीपल वॉर 1996 अब कहानी के उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नेपाल सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं था, बल्कि धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने लगा था। 1996 तारीख थी 13 फरवरी 1996। यह वही दिन था जब मॉइस्ट ने सरकार के खिलाफ ऑफिशियली पीपल्स वॉर की शुरुआत कर दिया था। लेकिन सवाल था, आखिर बंदूक क्यों उठी? दरअसल माओवादी पहले पॉलिटिक्स का रास्ता भी आजमा चुके थे, लेकिन उन्हें लगने लगा कि यह संदेश, और उनको दिमाग में यह संदेश फैलने लगा कि लोकतंत्र केवल ऊपर बैठे प्रभावशाली लोगों का खेल बनकर रह गया। काठमांडू में नेता सत्ता की राजनीति में व्यस्त थे, जबकि गांव में गरीब बेरोजगार जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। माओवादियों ने सरकार के सामने 40 मांग रखे, जैसे कि राजशाही की शक्तियों को सीमित किया जाए,
भूमि सुधार को लागू किया जाए, गरीब और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और विदेशी प्रभाव को कम किया जाए। लेकिन सरकार ने इस मांगों को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद माओवादियों ने निर्णय लिया कि अब चुनाव नहीं, अब आंदोलन होगा। शुरुआत हुई पुलिस चौकियों के हमले से। पुलिस चौकियों को फूंक दिया गया, सरकारी कार्यालय को निशाना बनाने लगा, स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ाया गया। लेकिन काठमांडू को लगा कि यह छोटा उग्रवादी आंदोलन है जो जल्द समाप्त हो जाएगा, और यही सबसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि माओवादियों ने शहरों के बजाय गांवों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाए और धीरे धीरे पूरे राज्य को जो है वो घेर लिया जाए। यही नेपाल की कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था उजागर होने लगी। कई क्षेत्रों में सरकार का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया, पुलिस पीछे हटने लगी, अधिकारी इस्तीफा देने लगे, माओवादियों ने समानांतर व्यवस्था बनानी शुरू कर दी, स्थानीय न्याय व्यवस्था, कर वसूली और अपने स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण। और ये केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये लोगों के भरोसे की भी लड़ाई थी। जहां सरकार नहीं पहुंची वहां माओवादी पहुंच गए। कुछ स्थानों पर उन्होंने विवाद सुलझाए, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई। और इसी कारण कई गांवों के लोग उन्हें विद्रोही नहीं, एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में देखने लगे। लेकिन दूसरी ओर हिंसा बढ़ती गई, जबरन वसूली होने लगा, अपहरण होने लगा, लक्षित हत्याएं होने लगी और भय की राजनीति शुरू हो चुकी। काठमांडू में नेता सत्ता बचाने में लगे थे, लेकिन गांव में नेपाल बदल रहा था। और अगले 4 वर्षों में स्थिति गंभीर होने लगी थी, क्योंकि अखबार चेतावनी देने लगे थे कि नेपाल धीरे धीरे सरकार के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। साथियों, आपके स्क्रीन पर 1996 के पीपल वॉर के बाद की कंडीशन आपको देखने को मिल रही होगी। विलेज इन्फ्लुएंस में आ गए थे, गवर्नेंस क्राइसिस कर गई थी और 2000 में वार्निंग साइन आ चुके। ये जितने भी आपको लाल लाल रंग नजर आ रहे हैं, नेपाल के उन राज्यों के हैं जो धीरे धीरे नक्सलवाद के, माओवाद के चपेट में जो है आ चुके। समाचार पत्रों ने, हमने कहा कि चेतावनी देना शुरू कर दिया था कि नेपाल में सरकार के हाथ से नियंत्रण बाहर हो रहा है। अखबार कह रहे थे कि इतिहास को अगर समझना है तो पहले हमें समझो, अर्थात केवल नेताओं को नहीं, अखबारों को भी पढ़ना जरूरी है और तभी आप इतिहास को समझ सकते हैं। अगर 1996 से लेकर 2000 के नेपाल को देखें तो मीडिया लगातार एक बात को कह रही थी कि देश धीरे धीरे अस्थिर होते जा रहा है। शुरुआत में खबरें आती थी कि दूरस्थ जिलों में हमला हुआ, लेकिन धीरे धीरे सुर्खियां बदलने लगी, सरकार गांवों पर नियंत्रण खो रही है, ऐसा मीडिया जो है वो लिखने लगे। Violence spread to rural district, village caught in crossfire. Growing Maoist influence, rebel group expand in Western Hills. कांतिपुर लिखता है, इस डेमोक्रेसी फेलिंग, पब्लिक लॉस फेथ एज वायलेंस ग्रो। हिमालयन टाइम्स लिखता है, स्टेट लूजिंग कंट्रोल, गवर्नमेंट स्ट्रगल टू कंटेन अनरेस्ट। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वो बदल रही थी। सरकार के हाथों से गांव का नियंत्रण छूट रहा था, यानी अब कोई छोटी समस्या नहीं थी। संपादकीय लेखों में जो है वो सरकार से सवाल उठने लगे कि क्या नेपाल का लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है, क्या नेता केवल काठमांडू की राजनीति में उलझे हुए हैं, क्या राजशाही और राजनीतिक दल दोनों ही जनता की वास्तविक समस्याओं से दूर हो चुके हैं। और इसी दौरान माओवादी लगातार मजबूत होते गए। 98-99 तक कई जिलों में उनका प्रभाव बढ़ चुका था। पुलिस चौकियां खाली होने लगी, अधिकारी डर के मारे पीछे भागने लगे और मीडिया में एक एक शब्द बार बार दिखाई देने लगा, शासन का संकट, अर्थात देश की व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। लेकिन दूसरों को और अगर हम बात करें तो दूसरी ओर काठमांडू में जो है वो स्थिति अलग थी। काठमांडू में सरकारें गिर रही थी, गठबंधन की राजनीति जो है वो चल रही थी, प्रधानमंत्री लगातार बदल रहे थे और शायद यही राजनीतिक अस्थिरता माओवादियों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। लेकिन फिर 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे नेपाल को जो है वो झकझोर दिया। एक रात राजमहल जो है वो खून से भर गया और यहीं से शुरू होती है दक्षिण एशिया के सबसे रहस्यमयी राजनीतिक घटनाओं में से एक, राजमहल हत्याकांड, यानी कि रॉयल मास्क। 2001 राजमहल हत्याकांड, इस पर हमने एक पूरी की पूरी वीडियो ली है, समय निकालकर आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 2001 में राजमहल हत्याकांड की पूरी घटना जो है उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही संक्षिप्त में आप ये सुनिएगा कि 2001 में राजमहल हत्याकांड और आज तक इसका सच बाहर नहीं आया। अब कहानी ऐसे मोड़ पे पहुंचती है कि जहां नेपाल केवल राजनीतिक संकट में नहीं बल्कि पूरा देश गहरे भावनात्मक सदमे में जाने वाला था। 1 जून 2001 को राजमहल काठमांडू शाही परिवार के पारंपरिक रात्रि भोज जो है वो बैठक चल रही थी। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक महल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। अगली सुबह ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे नेपाल को स्तब्ध कर दिया। राजा वीरेंद्र की मृत्यु हो गई थी, रानी की भी मृत्यु हो गई थी,
शाही परिवार के कई सदस्य मारे गए, पूरा देश सदमे में था, क्योंकि राजा वीरेंद्र केवल शासक नहीं थे, उन्हें अपेक्षाकृत शांत और लोकतांत्रिक सोच वाला राजा माना जाता था। पर आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने आई और कहा गया कि युवराज दीपेंद्र ने पारिवारिक विवाह के बाद गोलीबारी की और बाद में स्वयं को भी गोली मारी। बताया गया कि विवाह को लेकर शाही परिवार में तनाव था, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। नेपाल में बहुत से लोगों ने इस आधिकारिक कहानी को भरोसा नहीं किया और अफवाहें फैलने लगी। षड्यंत्र की चर्चाएं शुरू हो गई। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या हमें पूरी सच्चाई बताई जा रही है या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ आरोप नए राजा बनने वाले ज्ञानेंद्र के ऊपर भी लगाए गए। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कभी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन राजनीति में कई बार धारणा तथ्यों से अधिक प्रभावशाली हो जाती है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि राजा वीरेंद्र की मृत्यु के बाद ज्ञानेंद्र राजा बने और यहीं से नेपाल की राजनीति बदलने लगी। वीरेंद्र को अपेक्षाकृत संतुलित माना जाता था, जबकि ज्ञानेंद्र अधिक कठोर और सत्ता केंद्रित शासक के रूप में देखे जाने लगे। दूसरी ओर माओवादियों ने इस पूरे संकट का लाभ उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो, राजशाही कमजोर पड़ चुकी है, व्यवस्था टूट रही है, अब परिवर्तन का रास्ता संघर्ष ही है। इसके बाद हिंसा नेपाल में और तेजी से बढ़ने लगा। पहले केवल पुलिस संघर्ष कर रही थी, अब नेपाल की सेना भी खुलकर मैदान में उतरने लगी। धीरे धीरे संघर्ष सीमित विद्रोह से निकलकर राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट अभी बाकी था, क्योंकि अब लड़ाई केवल माओवाद बनाम सरकार नहीं रह गई थी। अब सवाल बन चुका था राजा बनाम लोकतंत्र। अब नेपाल की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक ओर माओवाद विद्रोह तेज हो रहा था, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल जो है वो कमजोर पड़ रहे थे। तीसरी ओर राजा ज्ञानेंद्र धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने लगे थे। उनका तर्क स्पष्ट था, राजनीतिक दल असफल हो चुके हैं, देश अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, नेपाल को मजबूत राजशाही की आवश्यकता है। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद नेपाल को कठोर और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। आलोचकों का कहना है कि राजा लोकतंत्र को कमजोर कर रहे थे। फिर आया 2002, संसद भंग कर दी गई, राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई, लेकिन माओवादी हिंसा रुकने के बजाय और अधिक फैलने लगे। फिर आया सबसे बड़ा मोड़, साल 2005 और तिथि थी 1 फरवरी 2005। राजा ज्ञानेंद्र ने प्रत्यक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में ले लिया। देश में आपातकाल जैसे हालात बन गए, कई राजनेताओं को नजरबंद कर दिया गया, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिए, नागरिक स्वतंत्रता को जो है वो दबाव बढ़ने लगा और राजा ने कहा कि मैं देश में स्थिरता वापस लाऊंगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। इस फैसले ने राजशाही और राजनीतिक दलों के बीच भरोसा लगभग समाप्त कर दिया। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। जो राजनीतिक दल पहले माओवादियों के विरोध में थे, धीरे धीरे वह माओवादियों के सपोर्ट में आने लगे, क्योंकि अब दोनों का एक साझा विरोध था, पूर्ण राजशाही। और यहीं से नेपाल अपने राजनीतिक और सबसे विस्फोटक दौर में प्रवेश करता है। लेकिन साथियों, भारत यह सब केवल सीमा के उस पार बैठकर नहीं देख रहा था। भारत गंभीर रूप से चिंतित, क्योंकि मामला केवल नेपाल की राजनीति का नहीं था, भारत की सुरक्षा का भी था। अब कहानी पहुंचती है नेपाल संकट में भारत की भूमिका को लेकर। भारत का पक्ष क्या है, सीमा सुरक्षा और माओवादी चिंता क्या है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब कहानी केवल नेपाल तक सीमित नहीं थी, क्योंकि नेपाल की अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, लोगों का आसान आवागमन। और ऐसे स्थिति में यदि नेपाल अस्थिर होता तो उसका प्रभाव भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ना लगभग निश्चित। और उसी समय भारत में एक बड़ी आंतरिक चुनौती भी जूझ रही थी, और भारत भी उससे जूझ रहा था, वो था नक्सलवाद। देश में कई हिस्सों में माओवादी हिंसा भारत में भी बढ़ रही थी। ऐसे में नई दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता ये थी, कहीं नेपाल के माओवादी और भारत के नक्सली संगठन के बीच में संपर्क ना बढ़ जाए। सुरक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगी। और यही ये समय था जब हिमालय क्षेत्र अस्थिर हुआ, भारत की आंतरिक सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण होती गई। नेपाल में एक धारणा लंबे समय से मौजूद रही कि भारत नेपाल की राजनीति प्रभाव रखता है। कुछ नेपाली राष्ट्रवादी आरोप लगाते रहे कि दिल्ली हमेशा नेपाल की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कई राजनीतिक बहसों में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ का नाम भी लिया गया। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से ठोस प्रमाण अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिले। 2006 जन आंदोलन दूसरा हुआ, 17,000 लोगों की जो है वो जाने गई। पीस एग्रीमेंट हुआ 2008 में, एंड ऑफ मोनार्की यानी कि राजतंत्र समाप्त हुआ। लेकिन उसके पहले की कंडीशन को भी हमें देखना है। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता था। 2005-2006 पॉलिटिकल सेटलमेंट्स जो है वो शुरू हो गया। तो हमने कहा कि अभी तक कुछ नहीं मिला। दक्षिण एशिया की राजनीति में कई बार अफवाहें और राजनीतिक धारणाएं तथ्यों से अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। फिर भी एक बात बहुत स्पष्ट है,
भारत नेपाल को पूरी तरह से अस्थिर नहीं देखना चाहता, क्योंकि नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र भी है, विशेषकर भारत चीन प्रतिस्पर्धा के संदर्भ। और इसी कारण भारत कभी राजशाही से संवाद करता दिखा तो कभी राजनीतिक दलों से, और बाद में माओवादियों को शांति प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास का भी भारत ने समर्थन किया। लेकिन अब एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो सामने आया, क्या चीन इस पूरे संकट का लाभ उठा रहा था, या फिर उसकी भूमिका जो है वो बहुत बड़ी नहीं थी जितना अक्सर माना जाता है। साथियों, अब भू राजनीति की वास्तविकता को अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि आज कई लोग मानते हैं कि नेपाल के माओवादी आंदोलन के पीछे चीन था, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अधिक जटिल है। दिलचस्प बात यह है कि 1996 से लेकर 2006 के संघर्ष के दौरान चीन ने खुलकर माओवादी विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उस समय चीन की प्राथमिकता राज्य की स्थिरता थी। बीजिंग आधिकारिक रूप से नेपाल सरकार और राजशाही के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए थे। चीन की सबसे बड़ी चिंता थी वो थी तिब्बत, और उसे आशंका थी कि नेपाल में अस्थिरता बढ़ने से तिब्बत विरोधी गतिविधियां को कहीं जगह ना मिल जाए। हाँ, यह बात अवश्य है कि माओवादी विचारधारा ने प्रेरणा माओ त्से तुंग की सोच से ही ली थी, लेकिन विचारधारात्मक प्रेरणा और प्रत्यक्ष सरकारी समर्थन दो अलग बातें। अर्थात चीनी विचारधारा का प्रभाव तो माओवाद पर था, लेकिन चीन सरकार के प्रत्यक्ष समर्थन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। हालांकि समय के साथ जब राजशाही कमजोर हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था लौटी तो चीन ने नेपाल में अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन साथियों, अब नेपाल में जनता भी सड़कों पर उतरने लगे, और अगले ही कुछ महीने में इतिहास जो है वो नेपाल का बदलने लगा, क्योंकि अब केवल माओवाद नहीं, पूरी जनता राजशाही के खिलाफ एकजुट होने लगी। जन आंदोलन हुआ, शांति समझौता हुआ और राजशाही का अंत हुआ, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। नेपाल उस मोड़ पे पहुंच चुका था जहां संघर्ष केवल बंदूक की लड़ाई नहीं रह गया था। देश के भीतर गुस्सा बढ़ रहा था, राजशाही के खिलाफ नाराजगी फैल रही थी, और राजनीतिक दलों तथा माओवादियों के बीच धीरे धीरे समझ बनने लगे। फिर आया साल 2006, नेपाल में शुरू हुआ जन आंदोलन। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, छात्र, कर्मचारी, आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता सब एक साथ दिखने लगे। लोगों की मांग साफ थी, पूर्ण राजशाही खत्म करो, लोकतंत्र को बहाल करो। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए, कर्फ्यू लगाए गए, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव बढ़ा। लेकिन इस बार स्थिति जो है वो कुछ अलग आपको देखने को मिली, क्योंकि अब विरोध केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं थे, जनता भी खुलकर मैदान में उतर चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा। भारत, अमेरिका, यूरोपीय देश सहित कई शक्तियां राजनीतिक समाधान की बात करने लगे, और आखिरकार राजा ज्ञानेंद्र को पीछे हटना पड़ा। संसद फिर से बहाल की गई, और यहीं से नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव शुरू हुआ। अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता कराई गई, और उसी वर्ष व्यापक शांति समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट, करीब 10 वर्षों लंबा जो गृह संघर्ष था उसको समाप्त करने का फैसला हुआ। इस संघर्ष में 17,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। माओवादियों ने हथियार छोड़ने पर सहमति दी, उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में शामिल किया गया। फिर आया वो क्षण जिसने नेपाल का इतिहास बदल दिया। सन 2008 नेपाल में राजशाही समाप्त कर दी गई। करीब 240 वर्ष पुरानी राजशाही का अंत हो गया, और नेपाल आधिकारिक रूप से बन गया एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या माओवादी क्रांति ने नेपाल को स्थिर बनाया, या राजशाही हटने के बाद राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हुई? क्योंकि असली कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या माओवादी क्रांति सफल रही? ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। 2006 जन आंदोलन 2, 2008 एंड ऑफ मोनार्की, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन नेपाल, 17,000 से ऊपर लोगों की जो है वो जान चली गई। साथियों, हमने कहा कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही कि क्या माओवादी क्रांति सफल रही? यदि उद्देश्य केवल राजशाही समाप्त करना था तो उत्तर होगा हाँ। नेपाल में लगभग 240 वर्ष पुरानी राजशाही समाप्त हुई, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, माओवादी मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा बने। लेकिन यदि सवाल ये होगा क्या नेपाल पूरी तरह से स्थिर और समृद्ध बन गया, तो जवाब इतना सरल नहीं है साथी, क्योंकि राजशाही समाप्त होने के बाद भी नेपाल की राजनीति लंबे समय तक अस्थिर बनी रही। सरकारें बार बार बदलती रही, गठबंधन की राजनीति जारी रही, संविधान को लेकर विवाद होते रहे। फिर आया 2015 का संविधान, नेपाल ने नया संविधान अपनाया, लेकिन इसके बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुए। विशेषकर मधेशी आंदोलन शुरू हुआ, सीमावर्ती क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा, भारत नेपाल संबंधों में तनाव दिखाई दिया। दूसरी ओर नेपाल में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजशाही तो समाप्त हुई, लेकिन राजनीतिक संघर्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। एक बड़ा बदलाव अवश्य है। आज नेपाल में सत्ता केवल एक राजा के हाथ में नहीं, लोग चुनाव के माध्यम से सरकार बदल सकते हैं, राजनीतिक दल सत्ता में आते जाते हैं। कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि क्या नेपाल ने राजशाही की जगह राजनीतिक अस्थिरता पा ली है, और यही कारण है कि आज भी नेपाल में कभी कभी राजशाही की वापसी की मांग सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र ने
उम्मीदें पूरी नहीं की, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि लोकतंत्र धीमा हो सकता है लेकिन राजशाही से बेहतर। और यही नेपाल की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर राज्य जनता की समस्याओं को लंबे समय तक अनदेखा करे तो असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक विस्फोट बन सकता है। लेकिन एक बात और भी आपको ध्यान रखना होगा, एक और भी सबक आपको लेना होगा कि क्रांति सत्ता तो बदल सकती है लेकिन स्थिरता की गारंटी नहीं देती। नेपाल ने राजशाही हटा दी लेकिन स्थिर लोकतंत्र की यात्रा आज भी जारी है। तो सवाल ये नहीं है कि माओवादी सही थे या राजशाही, असल सवाल यह है कि क्या नेपाल अपनी जनता की उम्मीदों के अनुसार एक स्थिर, समावेशी और मजबूत लोकतंत्र बना पाया। और शायद इस सवाल का जवाब अभी भी लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया हो। तो अभी तक आपने अपना कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।